Hello students, welcome back to you all at PC class and today we discuss our next concept of GST. GST के चैप्टर 4 में हमने किया था हमारा टॉपिक सप्लाई जो सेक्शन 7 में इंक्लूड है GST में, और यही चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई की सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड है ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद का जो पोर्शन है वो है सेकेंड इंक्लूजन इन सप्लाई। ये तो थे सारे वो इंक्लूजन जो कि सप्लाई में होते हैं, लाइक सेल, डिस्पोजल, ट्रांसफ़र, लीज। सप्लाई इंक्लूड्स रेंटल, लाइसेंस, एक्सचेंज और बार्टर। ये हम सब पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने करना है सेकेंड इंक्लूजन इन सप्लाई, यानी कि इन सब के अलावा सप्लाई में और क्या चीज़ इंक्लूड है। तो देखिए सप्लाई में आपका इंक्लूड है स्पेसिफिकली द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेयर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दो चीज़ें थी ना कि सप्लाई वो होगी जहाँ पर कंसिडरेशन हो प्लस में बिजनेस पर्पस से की जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्ट ऑफ सप्लाई है वो चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस हो या ना हो, क्योंकि देखिए अगर एक कंट्री से इम्पोर्ट क्या होता है, लाइक एग्जाम्पल अगर फॉरेन से इंडिया में कोई गुड्स आ रहा है तो वो इंडिया के लिए क्या है, वो इंडिया के लिए सप्लाई इम्पोर्ट है और फॉरेन कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो बिज़नेस एक्टिविटी, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने मंगवाया है या किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए मंगवाया है, बट ये जो पर्सन फॉरेन में जो सेल कर रहा है इसके लिए तो ये बिज़नेस एक्टिविटी ही है। तो इसीलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हम करते हैं तो ये कंसिडरेशन के लिए अगर की जाती है, कंसिडरेशन येस नेसेसरी है वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, लेकिन बिजनेस पर्पस हो या ना हो दोनों ही कंडीशन में ये इंपोर्ट है वो सप्लाई कंसीडर होगा। बिकॉज अगर आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए मंगवा रहे हो लेकिन जो पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है वो तो बिजनेस पर्पस से ही कर रहा है ना आपको, तो इसीलिए ये क्या है कंसिडरेशन के बदले में। और वेदर अगर हम इंपोर्ट की बात करें, देखो इन जनरल मीनिंग तो कंसिडरेशन प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पर्पस होगा तो सप्लाई इंक्लूड होगी, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की तो यहाँ पर कंसिडरेशन प्लस में बिजनेस पर्पस हो या फिर नॉट बिजनेस पर्पस के लिए आपने इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट ऑलवेज बिजनेस पर्पस के लिए होगा, तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज काउंट किया जाएगा। क्लियर। उसके बाद है थर्ड इंक्लूजन इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाईज ऑफ सर्विसेज में थर्ड इंक्लूजन में देखिए क्या इंक्लूड है, सप्लाई इंक्लूड एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी सप्लाई में इसमें आएंगी। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, विदाउट कंसिडरेशन की, तो सप्लाई मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, फर्स्ट है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। अगर आप अपनी बिजनेस की असेट को परमानेंट क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो या डिस्पोज करते हो, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। क्या बोल रहे हो कि अगर आप विदाउट, ठीक है, अगर आप विदाउट क्या कर रहे हो, अगर आप विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हो लेकिन आपको उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे जिन्होंने फर्स्ट 2 लेक्चर अटेंड किए थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है अगर आप कोई रॉ मटेरियल परचेज़ करते हो और उस रॉ मटेरियल पर आपने इनपुट यानी कि जब परचेज़ किया था कोई टैक्स पे किया था और अब वो फिनिश गुड्स बन गया है, कोई मशीनरी जब आपने परचेज़ की थी तब आपने टैक्स पे किया, GST पे किया, अब वो फिनिश गुड्स यानी कि अब वो बिकने के लिए तैयार है या सेल्स मटेरियल बन गई है। इन केस ऑफ बिजनेस असेट में ये बता रही हूँ, तो यहाँ पर जो टैक्स होगा, यहाँ पर जितना भी टैक्स बनेगा इसमें से ये जो टैक्स है इसकी आपको क्रेडिट मिल जाएगी, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर पर्सन ITC क्लेम कर रहा है
तो ये सप्लाई काउंट होगी, वेदर इसने चाहे कंसिडरेशन के बदले में न भी सप्लाई किया हो। अब सेकंड है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। जब आप सप्लाई करते हो रिलेटेड पर्सन्स के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन 25 के अंडर में ये क्या होगा, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन आपका जो मोटिव है वो क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए है। जैसे कि गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000, ये चीज़ आप इनकम टैक्स में भी पढ़ते हो कि अगर आप कोई गिफ्ट है वो दे रहे हो, यानी कि अपने किसी रिलेटिव्स को दे रहे हैं, हम कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस असेट्स वगैरह की, या कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, और अगर वो 50,000 से कम की वैल्यू का है तो यहाँ पर वो टैक्सेबल नहीं होता। तो एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉइज़ को अगर कुछ दिया जाता है, शैल नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेम यही रूल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है। अगर कोई गिफ्ट 50,000 की वैल्यू से कम का है और हम अपने किसी नॉन या अननोन पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन मतलब एज अ गिफ्ट ही दे रहे हैं ना, और वो 50,000 से नीचे है, तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड नहीं करेंगे। यस, अगर वो गुड्स 50,000 से अबोव है और विदाउट कंसिडरेशन आप एज अ गिफ्ट दे रहे हो, फिर उसको गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सप्लाई गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर आप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि एक प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है वो एजेंसी में, वो जो एजेंसी का जो चैप्टर आता है हमारा, एजेंसी का जो चैप्टर आता है उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल और आपका, वेट अ मिनट, प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है भाई। जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, मेन पर्सन होता है। एजेंट उसका क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी तरफ से सारे काम करता है। तो इस टाइप की कोई भी सप्लाई, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो, ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट होगी। सेकंड है, लास्ट है हमारा फोर्थ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अगर आप किसी रिलेटिव से, किसी रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करते हो सर्विसेज का, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन से कर रहे हो ना, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब ही यही है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रिलेटिव है, वो फॉरेन में रहता है आपका रिलेटिव, और फॉरेन में उसका काम है, जो डिज़ाइनर क्लॉथ है वो बनाता है, ठीक है, डिज़ाइनर कपड़े हैं वो बनाता है। आपने कहा कि एक जो है पीस वो हमें भी ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो जनरली सबको बेचता है, आपको विदाउट कंसिडरेशन इसने दिया क्योंकि वो आपका रिलेटिव है, लेकिन वो किससे है, बिजनेस पर्पज से काम कर रहा है ना, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको भी हम यहाँ पर सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। यानी कि इस पार्ट में जो थर्ड इंक्लूजन है बच्चे, देखिए फर्स्ट इंक्लूजन में तो हमने किए 3 इंक्लूजन सप्लाई के। फर्स्ट में तो जनरल जो सभी बार्टर, टर्म और एक्सचेंज ये सब कुछ थी। सेकंड इंक्लूजन में इंपोर्ट था आपका इंक्लूड, ठीक है, और ये कंसिडरेशन के बदले में तो होगा, और इसमें बिजनेस पर्पस और विदाउट बिजनेस पर्पस दोनों इंक्लूड हैं। और जो थर्ड है ना, थर्ड में वो सभी केसेस हैं जो विदाउट कंसिडरेशन है, नॉट विदाउट बिजनेस पर्पस, विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है। तो वो चारों केसेस हमने डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट है डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई आप सबको पता है, सेक्शन हमारा डीम्ड सप्लाई का क्या है भाई, 7IA। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सेक्शन 7 है डीम्ड सप्लाई, वो क्या बोलता है, डीम्ड सप्लाई मतलब सप्लाई जो कि मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो कि सेक्शन 2 में इंक्लूड हैं वो हैं आपके सेक्शन 7 का ही सब सेक्शन है ये, एक्टिविटीज़ टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर डीम्ड सप्लाई में अगर कोई भी आप ट्रांसफ़र करते हो लैंड एंड बिल्डिंग का, और ट्रीटमेंट और प्रोसेस, अब ये चीज़ें हैं क्या, इनको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करते हैं। अगर आप कुछ भी ट्रांसफ़र करते हो, लाइक देखिए ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इन द गुड्स। अब एक बात समझिए, टाइटल ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो आप पढ़ा करते हैं ये वही टाइटल है। टाइटल का मतलब है ट्रांसफ़र 3 टाइप से होता है। देखिए ट्रांसफ़र आपका
तीन टाइप से होगा। एक तो है आपका टाइटल ऑफ गुड्स, यानी जब आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो, टाइटल बोले तो ओनरशिप। सेकंड, ट्रांसफ़र विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, जब आप गुड्स ओनली ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप टाइटल, आप ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। थर्ड केस है जब आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ, जैसे इंस्टॉलमेंट में होता है कि जब आप सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, यानी कि जब आपको टाइटल फ्यूचर में ट्रांसफ़र होगा। तो ये तीनों ही कंडीशन आपकी ट्रांसफ़र होगी और तीनों ही आपके डीम्ड सप्लाई में इंक्लूड होंगी। तो इसको हम कंक्लूड वे में क्या बता सकते हैं, जब आप ट्रांसफ़र करते हो टाइटल इन गुड्स का इमीडिएट और फ्यूचर सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी या तो अभी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो हाथों हाथ सामान के साथ में ही ओनरशिप, या आप ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर रहे हो और गुड्स अभी ट्रांसफ़र कर रहे हो। सेकंड, गुड्स विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, जब आप गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो लेकिन आप टाइटलशिप यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो ये भी आपका ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड है। क्लियर है बात? क्योंकि आप ये देखिए, ये तो है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि आप गुड्स भी दे रहे हो और टाइटल भी दे रहे हो। यहाँ पर आप सामान तो अभी दे रहे हो लेकिन आप टाइटल अभी नहीं दिया, तो ये आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज का पार्ट है। सेकंड है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपाई लैंड का मतलब क्या होता है, जो ऑक्यूपाई कर रखी है आपने, चाहे लीज पता है आपको, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। लेसर और लेजी दो पार्टी होती हैं इसमें। लीज रेंट हर महीने दिया जाता है, और जो लीज़ है वो 2 टाइप का होता है आपका, फाइनेंशियल लीज़ और ऑपरेटिंग लीज़। तो चाहे लीज़ के थ्रू ले रखा हो, टेनेंसी होता है रेंट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम पूरी प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं देते, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी है वो रेंट पर दिया जाता है टेनेंसी में, और एक रेंट है वो एक पर्टिकुलर पार्ट का पे किया जाता है, ठीक है, किराएदार के द्वारा। फिर है ईजमेंट। ईजमेंट क्या होता है, ईजमेंट एक एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी की, एक दूसरे के बीच में आप हमारी प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए, ठीक है, और हम आपकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, इस टाइप की एक अरेंजमेंट होती है जिसके बदले में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी चार्ज की जाती है। लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर जो लाइसेंस है आपकी लैंड को ऑक्यूपाई करने का, ये सभी आपकी क्या होंगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का पार्ट है। बी पार्ट में है लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग। लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग क्या है कि आप बिल्डिंग को ही एक किराए पर दे रहे हो, लैंड का जो ऊपर का पोर्शन था और नीचे का क्या है, बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग के केस में क्या होगा, देखिए, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूड अ कमर्शियल, चाहे आप कमर्शियल पर्पज से, चाहे इंडस्ट्रियल से, चाहे आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो जिसमें पीपल आकर रुकेंगे, आप कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसमें नहीं कर रहे, फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टली, आप उसको पूरी तरह ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर पार्टली दे रहे हो, एक हिस्सा दे रहे हो उसका, तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज का ही पार्ट है। तो यानी कि लैंड ऑक्यूपाई करना या बिल्डिंग ऑक्यूपाई करना या लेटिंग आउट करना, ये सभी आपका किस में इंक्लूड है, सर्विसेज में इंक्लूड है। थर्ड है और डीम्ड सप्लाई का पार्ट है। थर्ड है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस क्या है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस होता है जब आपको कोई गुड्स मिला, उस पर आपने कुछ काम किया है, आपने कुछ उसको फर्दरेंस प्रोसेस में लाया है और फिर आगे उस पर्सन को दिया, ये होता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, टेलर के पास आप जाते हो तो आप अनस्टिच आपका कोई भी सूट वगैरह या लेकर जाते हो और उसको वो स्टिच करके देता है, तो ये क्या है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो अप्लाई टू अनदर पर्सनस गुड्स, तो यहाँ पर अगर आप दूसरे पर्सन के गुड्स पर कुछ भी प्रोसेस एक्टिविटीज़ करते हो, ये भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। इसके बदले में भी कुछ ना कुछ चार्ज आप करते हो। फिर है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। आपने देखा ऊपर वाले सभी केसेस में, चाहे आप रेंट दे रहे हैं, चाहे आप ट्रांसफ़र या प्रोसेस कर रहे हैं, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ कंपनसेशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये है आगे आपका ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आप बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, फर्स्ट है ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। आप बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी अदर पर्सनस को, अदर कॉरपोरेशंस को दे रहे हो, ठीक है, नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ
ऑफ दोज असेट्स, आप उन असेट्स का पार्ट नहीं बनना चाहते, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, तो चाहे आप उसको यूं ही दे रहे हो या फिर कंसिडरेशन के बदले में दे रहे हो, ये डिस्पोजल, ये ट्रांसफर बिजनेस असेट का सप्लाई का पार्ट है। बी पार्ट है प्रोवाइड बिजनेस गुड्स टू द प्राइवेट यूज़। अब प्राइवेट यूज़ के लिए किसी पर्सन को, या तो आप खुद देखिए जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आप उसको बिजनेस पर्पज़ में भी यूज़ लेते हो और पर्सनल यूज़ में भी लेते हो, या फिर बिजनेस की प्रॉपर्टी है और आप किसी अपने नॉन पर्सन को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड सर्कल को यूज़ करने के लिए दे रहे हो, ठीक है। और सेकंड चीज़, जो पर्पस ऑफ ये बिजनेस है, चाहे फिर उसमें आप कंसिडरेशन ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे। फॉर एग्जांपल, आपने बिजनेस की, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, कोई टेबल है, और वो आपके फ्रेंड ने मांग ली, ठीक है, और मान लीजिए उनके घर गेस्ट आए हुए हैं, 10 से 15 दिन या 1 महीने के लिए मांग ली उन्होंने, तो आपने इसके बदले कुछ चार्ज उनसे नहीं लिया, और ये भी आपका फिर किस में इंक्लूड होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड है, डीम्ड सप्लाई में इंक्लूड है, ठीक है। जब हम कंपेंसेशन चार्ज भी लेते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए होता है तो नॉर्मल सेक्शन 7(1) फर्स्ट इंक्लूजन, सेकंड इंक्लूजन में जब विदाउट कंपेंसेशन है, और थर्ड इंक्लूजन में वो सभी एक्टिविटीज जो डीम्ड सप्लाई है वो सभी इसका पार्ट है। तो अब तक ऊपर तीनों केसेस में कुछ ना कुछ कंपनसेशन लेते आ रहे थे, लेकिन आपने देखा है बिजनेस असेट का जो पोर्शन है इसमें कंपनसेशन और विदाउट कंपनसेशन दोनों ही इंक्लूड है सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। तो ये याद रखना और इसके ऊपर लिख भी लेना आप कंपनसेशन और विदाउट कंपनसेशन, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनसेशन और विदाउट कंपनसेशन। फिर है थर्ड, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑन सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। देखिए सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन क्या है, जब एक पर्सन नो लॉन्गर एज अ पार्ट वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता जीएसटी में, तो उसको बोलते हैं सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो वेयर एनी पर्सन, जब कोई भी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता वो जीएसटी में लंबे समय के लिए, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस, उसका जो भी बिजनेस असेट्स है, गुड्स है, तो वो उसको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे किसी अदर पर्सन्स को, मर्जर के थ्रू, एमलगमेशन के थ्रू या कैसे भी, तो शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई बाय हिम। तो ये भी जो सप्लाई वो करेगा मर्जर वगैरह के थ्रू, क्योंकि अब वो तो रजिस्टर्ड है नहीं जीएसटी में, तो उनके ऊपर जीएसटी किसी और को पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी सप्लाई भी डीम्ड सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। तो हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए वो किसी अदर को वो चीज़ें अब ट्रांसफर करेगा, ठीक है, बिफोर ही सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, अनलेस जब तक कि द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, या तो अनदर पर्सन को दे दे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पे। गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बिजनेस चलता रहेगा हमारा, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, और अपने ही किसी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव एजेंट वगैरह को ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है, और इसको भी क्या, जो कि माना जाएगा टैक्सेबल पर्सन की, अब ये टैक्स पे करेगा उसकी जगह पर। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हमारे सारे केसेस थे। इसके बाद इसी को ही देखिए, इसी जो चीज़ें हमने डिस्कस की है इसी को ही स्मॉल चार्ट में डिफाइन कर दिया। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग बिजनेस गुड्स फॉर द प्राइवेट यूज़, चाहे वो खुद कर रहे हैं हम, चाहे वो अपने किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव को, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज का ही पार्ट है। और जब हम बिजनेस असेट्स को डिस्पोज कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर तो हम खुद या दूसरे को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब असेट आ गई तो ये सर्विसेज नहीं है, ये आपका गुड्स का पार्ट है, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स, और यहाँ पर भी सेम है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ट्रांजिशन स्पेसिफिकली अंडर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं ट्रांजिशंस के अंदर में, यहाँ पर देखिए फिफ्थ जो पार्ट है आपका डीम्ड सप्लाई का, उसमें है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस, हम पढ़ चुके हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई रेंट वगैरह है तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है। दीज ऑल एक्टिविटी इंक्लूड इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स, मेक श्योर दैट। फिर है कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी बिल्डिंग की, कॉम्प्लेक्स की, सिविल स्ट्रक्चर की,
टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेन थिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर एक्ट भी है आपका और WTO में भी ये इंक्लूड है। व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बच्चे आपका कॉपीराइट्स किसके लिए होता है? रिटन मटेरियल के लिए, ठीक है, ट्रेड में पढ़ चुके हो ना ये चीज़ें, कॉपीराइट्स प्लस में आपका पेटेंट न्यू इन्वेंशन के लिए 1970 के ऊपर एक्ट है और 20 ईयर के लिए ये आपका वैलिड होता है। और सबसे ज़्यादा जो वैलिड पीरियड है वो किसका है? कॉपीराइट्स का। ट्रेडमार्क कोई साइन वगैरह होता है और ट्रेडमार्क एक्ट 1999। फिर उसके बाद आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन है, आपका जो कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग है वो इसका पार्ट है, ठीक है। बिजनेस इंफॉर्मेशंस हैं वो इसका पार्ट्स है। कोई फॉर्मूलाज आपको पता है और प्लांट्स के लिए अलग से एक एक्ट है, ठीक है, इसी में ही। तो ये सारा जो है ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो अगर आप टेम्परेरी ट्रांसफ़र कर रहे हो यानी फॉर 1 to 3 मंथ्स के लिए आप एक पर्टिकुलर फीस के बेस पर या फिर आप अपना लाइसेंस किसी दूसरे को दे रहे हो और उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। आप डिज़ाइन बना रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उससे कुछ ऐप वगैरह कर रहे हो कंसीडर, या कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो उसके थ्रू, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू टॉलरेट, आप कुछ एग्रीमेंट इस टाइप से कर रहे हो। देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एग्रीमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम और टू टॉलरेट, कोई भी आप इस टाइप का एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि ऑब्लिगेशंस लगाता है रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन, कि आपको इस सिचुएशन को, इस एक्ट को टॉलरेट करना पड़ेगा, यानी एक रूल रेगुलेशन आपके ऊपर कंपल्शन लगा देता है। और टू डू एन एक्ट शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स, आप किसी गुड्स को यूज़ करने के रिगार्डिंग राइट दे रहे हो, देखो गुड्स दे रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। जब आप उस गुड्स को यूज़ करने का राइट दे रहे हो किसी पर्सन को, दैट इज इंक्लूड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ए गुड्स फॉर एनी पर्पज वेदर और नॉट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा था पहले, जो आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप खुद कर रहे हो, ओन कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव को दे रहे हो, तो ये क्या होगी? आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेम ऐसे ही है राइट टू यूज़ करने का अगर आप दे रहे हो, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट पर या फिर एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में, ये भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। देन बच्चे है नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग फ्रॉम सप्लाई। कौन सी नॉन टैक्सेबल सप्लाई हैं? विच सप्लाईज आर नॉन टैक्सेबल? तो यहाँ तक एक बार इसी सेक्शन में हम कवर करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, और नेक्स्ट में हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई को कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारी मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई के 2 पोर्शन है। देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के सेक्शन में हमने किया है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज के फर्स्ट इंक्लूजन, सेकेंड इंक्लूजन और थर्ड इंक्लूजन को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको सभी पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली। थैंक यू सो मच।